लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कंपनियां तैयार हो गई हैं। चुनाव आयोग के साथ सोशल मीडिया कंपनियों की बैठक में फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक समेत सभी कंपनियों का आचार संहिता का मसौदा लाने का भरोसा दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कल सोशल मीडिया ग्रुप के साथ अहम बैठक की। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग ने काफी सवाल जवाब भी किए। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग के 2 सेवानिवृत्त IARS अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने शैलेंद्र हांडा और मधु महाजन को चुनावी मशीनरी द्वारा किए गए काम की निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। उन्हें ऐसे मामलों का पता लगाना है और रोकना है जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए काले धन का इस्तेमाल हो रहा हो। दोनों अधिकारी खुफिया सूचनाओं की निगरानी करेंगे और चुनाव आयोग द्वारा सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी निगरानी रखेंगे। ईटी के अध्यक्ष PC मोदी अपने IT जांच इकाइयों के प्रमुखों के साथ देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दौर की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता बैठक में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने कहा कि प्रदेश में सभी सीटों पर नए चेहरों को मौका देने का प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने और 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें केरल के 2 और महाराष्ट्र के 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने अब तक 146 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले अपनी 5वीं सूची में कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता DK अरुणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होली की पूर्व संध्या पर ऑडियो ब्रिज के माध्यम से देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। ये मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत की गई पहल की श्रृंखला का एक हिस्सा है और इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 500 स्थानों पर उन चौकीदारों से बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री इन आम लोगों को पर्दे के पीछे से निकालकर एक नए भारत के ध्वजवाहक के रूप में लाना चाहते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा पर अंत्योदय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 500 लोकेशन पर 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज चौकीदार कैंपेन जन आंदोलन बन चुका है और देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चौकीदार बने हैं। ये जन आंदोलन बना है। जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया। 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट।
और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी मणिपुर में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पैलेस कंपाउंड ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वो युवाओं और राजनेताओं के साथ बातचीत करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी त्रिपुरा का भी दौरा करेंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है। प्रियंका गांधी आज वाराणसी का दौरा करेंगी। प्रियंका वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और इससे पहले प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कल भदोही में सीता समाहित स्थल में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद प्रियंका गांधी मिर्जापुर पहुंची। वहां उन्होंने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर प्रियंका गांधी ने मौलाना चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार ने 2 साल में जो रिपोर्ट कार्ड घोषित किया वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विकास और योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की है। शिवपाल यादव खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, यानी इस बार उनका मुकाबला अपने ही भतीजे अक्षय यादव से होगा। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की बेटे हैं। वहीं एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत से और मथुरा से कुंवर नरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में होंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन में पार्टी के हिस्से मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीटें आई थी। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 13 राज्यों के 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग एजेंडा 2019 के 9वें भाग में आंकड़ों के आधार पर पिछली सरकारों और एनडीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। वित्त मंत्री ने जीडीपी विकास दर, महंगाई, राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि विपक्षी नेता आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की तस्वीर को समझने के बजाय केवल राजनीति और बयानबाजी कर रहे हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ एक नकली अभियान चला रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था की रफ्तार और अलग अलग क्षेत्रों में विकास के आंकड़े सामने रखे। चुनाव का वक्त है और इसलिए आज वक्त आ गया है कि इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की अर्थव्यवस्था के प्लेटफॉर्म पे क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसकी क्षमता रही है, उसकी तुलना पुरानी सरकारों के साथ की जाए। मैंने आज ये सारे आंकड़े 1947 से लेकर आज तक के सार्वजनिक किए हैं अपने एक लेख में जो मैंने सोशल मीडिया में डाला है। आज का जो 5 वर्ष का सन 14 से 19 तक का
जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी की वृद्धि की दर है 7.3%, वो 1947 के बाद किसी भी 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे अधिक है। जो वित्तीय घाटा होता है सरकार का, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जिसके लिए सरकारों को उधार लेना पड़ता है देश चलाने के लिए, वो 5.5% था यूपीए के सरकार के दौरान। एक बहुत ऊंचाई का फिस्कल डेफिसिट हमें मिला था, एक घाटे वाली सरकार मिली थी, उसको धीरे धीरे कम करते हुए हम 3.4% पे ले आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके ऊपर हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार निर्भर होते हैं और हमारे रुपए डॉलर की पैरिटी का दर निर्भर होता है, हमेशा कंट्रोल के अंदर रहा है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कीमतों की वृद्धि, जो यूपीए के कार्यकाल में 10% से आगे थी, आज जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो लगभग 2.5% के आसपास है। विदेशी मुद्रा के भंडार बहुत अधिक हैं। इन आंकड़ों की तुलना करना इस स्थिति में अति आवश्यक है, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही ये तय हो सकता है कि किस सरकार की क्या परफॉर्मेंस है। यही कारण है कि आंकड़ों को लाकर एक प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा किया जा रहा है, जबकि बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हमारे आंकड़ों को स्वीकार करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक वीडियो जारी करके उन अर्थशास्त्रियों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं जो विकास और रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। डेटा का जिक्र कर रहा था। कुछ दिन पहले 108 तथाकथित अर्थशास्त्रियों ने भारत के आर्थिक डेटा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये कौन थे? मैंने उन सब के क्रेडेंशियल्स का विश्लेषण किया। उसमें 70% वो हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में राजनीतिक विषयों के ऊपर एक नहीं एक अनेक मेमोरेंडम्स और बयान इस सरकार के खिलाफ दिए हैं। वो अब निष्पक्ष अर्थशास्त्री बनके सरकार के डेटा को क्वेश्चन कर रहे हैं। जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं डेटा के संबंध में, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, हमारे डेटा को स्वीकार करते हैं। वो भारत को ब्राइट स्पॉट विश्व की अर्थव्यवस्था में कहते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन हमारे कुछ वामपंथी विरोधी अपने आप को अर्थशास्त्री बतलाकर इस डेटा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दूसरा एक भ्रम पैदा किया गया, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है लेकिन नौकरियां नहीं आ रही। जो अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, 10,000 किलोमीटर के हाईवे, 135 किलोमीटर प्रतिदिन की ग्रामीण सड़कें, नए पोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स, नए शहरों के अंदर मेट्रोस, बड़ी बड़ी सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के अलावा शौचालय, बिजलीकरण, पूरे देश में पावर हाउसेस, उद्योग, और जहां तक उद्योग का सवाल है, जहां तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उद्योग है, 10% से ज्यादा पे ग्रो कर रहा है। बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर होता है। उसके अतिरिक्त हम इलेक्ट्रॉनिक्स का उदाहरण ले लें, जहां सारा हम विदेशों से मंगवाते थे, आज एक बहुत बड़ी 5 लाख करोड़ का के लगभग नजदीक का इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहा है। मोबाइल फोन विदेशों से आते थे, आज हम दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के निर्माता बन गए हैं। और फिर कहना ये सारी वृद्धि से नौकरियां नहीं बढ़ रही, इससे बड़ा झूठ और मिथ कोई नहीं होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्षी दलों को किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं करने की बात भी कही। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान निधि के लिए पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली ने भी एक भी लाभार्थी को प्रमाणित नहीं किया है। वहीं कर्नाटक में केवल 17 किसानों के नाम दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की सीधी आय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ये रकम 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ से कम जोत की जमीन वाले 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। इसकी पहली किश्त केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई है।